राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक मणिका के चतुर्थ अध्याय विद्या भांति सद्गुणः की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे आसान स्टेप्स में समझाऊंगी कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप तुरंत ही उनका आंसर लिख पाएंगे। वीडियो के एंड तक आपको पूरा रेडीमेड एग्जाम मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप सिर्फ 10-15 मिनट में रिवीजन करके एकदम रेडी हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 39। पहला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें केवल एक पद यानी एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र नाम ध्येयम नगरम कुत्र अस्ति। पाटलिपुत्र नाम का नगर कहाँ था। बहुत ही सिंपल आंसर है, भागीरथी तीरे, गंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे भागीरथी तीरे। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगरस्य राजा कः आसीत्। पाटलिपुत्र के नगर का राजा कौन था। प्रश्न सूचक शब्द है कः, तो हम उत्तर भी इसी के अनुसार लिखेंगे, कः सुदर्शनः। ठीक है। अगला प्रश्न, सर्वस्य लोचनम किम भवति। सभी के लोचन क्या होते हैं। प्रश्न पूछा गया है किम शब्द द्वारा, तो उत्तर हम लिखेंगे शास्त्रम। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हंस मध्ये कः न शोभते। हंसों के बीच में कौन शोभा नहीं देता। कः, तो उत्तर होगा बकः। जैसा प्रश्न सूचक शब्द दिया गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो ये है आपकी एक छोटी सी ट्रिक आंसर लिखने के लिए। अगला प्रश्न, किम विहाय पुरुषार्थः विधेयः। क्या छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रश्न सूचक शब्द क्या है किम, तो उत्तर में भी हम हलंत वाला म ही लिखेंगे, आलस्यम। अब अगला प्रश्न है, कः राजपुत्रान शिक्षयितुम स्वीकृतवान। किसने राजपुत्रों को शिक्षा देने का कार्य स्वीकार किया था, बताओ। प्रश्न सूचक शब्द है कः, लेकिन यहाँ पर हम विष्णु शर्मा ये भी लिख सकते हैं और विष्णु शर्मा उन पंडित का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वं कः याति। महापुरुषों द्वारा सुप्रतिष्ठित होकर देवत्व को कौन प्राप्त करता है। कः, तो उत्तर है अश्मा। अश्मा मतलब पत्थर। तो इस तरह हमारे एक पद वाले प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृष्ठ संख्या 40, प्रश्न 2, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के रूप में लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा आप सब। पहला प्रश्न, पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपति आसीत्। पाटलिपुत्र में कैसा राजा था, तो उत्तर है कि पाटलिपुत्र का जो राजा था वो सर्वगुण संपन्न था। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। पाटलिपुत्रे सर्वगुणोपतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। कीदृशः, सर्वगुणोपतः सुदर्शनः। ठीक है। अगला प्रश्न, शास्त्रम किम करोति। शास्त्र क्या करते हैं, तो उत्तर है शास्त्र अनेक प्रकार के भ्रमों को, संशयों को उच्छेदित कर देते हैं, उनका खंडन करते हैं। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। शास्त्रम अनेक संशया नाम छेदनम करोति। अब अगला प्रश्न, के अनर्थाय भवन्ति। अनर्थ के लिए क्या क्या है, यानी अनर्थ के लिए क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं। तो उत्तर लिखेंगे हम, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकता च अनर्थाय भवन्ति। अनर्थ के लिए यौवन, धन संपत्ति, स्वामित्व और अविवेकता ये होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तान अर्थात राजपुत्रों की। विष्णु शर्मा ने उन राजपुत्रों को किस प्रकार शिक्षित किया। तो उत्तर लिखेंगे हम, विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतु नाम मनोरंजक कथा भी ही शिक्षितान अकरोत। विष्णु शर्मा ने उनको पशु पक्षी और जंतुओं की मनोरंजक कथाओं द्वारा शिक्षित किया। अगला प्रश्न, कस्य जन्म सफलम विद्यते। किसका जन्म सफल होता है। ये उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार, येन जातेन वंशः समुन्नतिम याति तस्य जन्म सफलम विद्यते। यानी जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है, याति मतलब प्राप्त करना, तस्य जन्म सफलम विद्यते। ठीक है। अगला प्रश्न, कीटे है कथम सताम शिरः आरोहति। कीट किस प्रकार सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। बहुत ही सरल उत्तर है इसका, कीटे है सुमनः संगात सताम शिरः आरोहति। अब लास्ट प्रश्न है, राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मा करे कथम समर्पितवान। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में कैसे समर्पित किया। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंपा था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, राजा निज पुत्रान विष्णु शर्मणः करे बहुमान पुरः सरम समर्पितवान। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। बच्चों, आपके एग्जाम्स में ये वाला प्रश्न मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया हुआ है, तो बहुत ध्यान के साथ इस प्रश्न को करना है। प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत।
यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कुछ वर्ड्स को, कुछ शब्दों को स्थूल कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, डार्क लिखा हुआ है ना। तो उन्हीं के आधार पर आपको उस वाक्य से प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर, क्योंकि यह आपके प्रश्न पत्र में जरूर आएगा। पहला वाक्य, अविवेकता अपि अनर्थाय। अनर्थाय यानी कि अनर्थ के लिए, बुरा परिणाम करने के लिए अविवेकता, मूर्खता भी होती है। प्रश्न हो जाएगा का अपि अनर्थाय, अनर्थ के लिए क्या होता है। साथ में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। अगला वाक्य, राजा पुत्राणाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः आसीत्। यहाँ पर स्थूल पद है पुत्राणाम, इसका प्रश्न हम बनाएंगे। राजा पुत्रों की आचारहीनता से परेशान होता है, तो प्रश्न कैसे बनेगा, राजा किनकी आचारहीनता से परेशान होता है। हम लिखेंगे पुत्राणाम की जगह केशाम। राजा केशाम आचारहीनतया उद्विग्न मनः आसीत्, पुत्राणाम की जगह हम लिखेंगे केशाम। अगला वाक्य है, एकः चंद्रः तमः हन्ति। एक चंद्रमा अंधकार का हनन करता है। एकः चंद्रः तमः हन्ति, तो हम लिखेंगे एकः चंद्रः किम हन्ति। अगला वाक्य, विद्याहीनः पुत्रः न शोभन्ते। विद्याहीन अनपढ़ पुत्र शोभा नहीं देते। कैसे पुत्र शोभा नहीं देते, यही प्रश्न बनेगा ना, तो हम लिखेंगे कीदृशः पुत्रः न शोभन्ते। अगला वाक्य, राजा पंडित सभाम कारितवान। राजा ने पंडितों की सभा करवाई। क्या लिखेंगे, राजा ने किसकी सभा करवाई, तो प्रश्न बनेगा राजा काम सभाम कारितवान। अगला वाक्य है, हितोपदेशः नीति कथानाम संकलनम एव। हितोपदेश नीति कथाओं का ही संकलन है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, नीति कथाओं का संकलन क्या है। प्रश्न होगा कह नीति कथानाम संकलनम एव। ओके, अब अंतिम वाक्य देखते हैं, विद्यया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। विद्या से बालक का पुनर्जन्म होता है। स्थूल पद है विद्यया, तो इसका प्रश्न बनाते समय हम क्या करेंगे, कया, किससे बालक का पुनर्जन्म होता है, कया बालकस्य पुनर्जन्म भवति। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 3 भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए हुए प्रश्नों का निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रः गुणवन्तः क्रियन्ताम। अस्मिन् वाक्ये पुत्रः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। यहाँ पूछा गया है कि इस वाक्य में पुत्रः इस पद के लिए कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त किया गया है। तो पुत्रः के लिए गुणवन्तः विशेषण पद यूज किया गया है। विशेषण पद क्या होते हैं आपको पता है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताएं, ऐसे पदों को विशेषण पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्रों को कैसा बनाने के लिए कहा गया है, गुणवन्तः, गुणवान बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर गुणवन्तः यह विशेषण पद है। अगला प्रश्न, अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम। अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में भाग्यम इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, यानी हमें यहाँ भाग्यम का पर्यायवाची शब्द बताना है, जो कि है दैवम। ठीक है, भाग्यम का पर्यायवाची पद होगा दैवम। अगला प्रश्न, तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति। इस वाक्य में हमें क्रियापद को ढूंढना है। वहाँ सभी स्वामी योग्य गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का नरपति रहता था या था। इस वाक्य में जो क्रियापद है वह है आसीत्। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः एव अवदत्। अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। यहाँ अवदत् यह क्रियापद किस कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अवदत् किसने बोला, विष्णु शर्मा ने बोला, तो यहाँ पर कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है, विष्णु शर्मा। अवदत् इस क्रियापद के लिए कर्तृपद है विष्णु शर्मा। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है, एकश्चंद्र तमो हन्ति। अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में एकः यह पद किस विशेषण पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है बच्चों, एकः यह स्वयं विशेषण पद है। अगर यह विशेषण पद है तो प्रश्न में हमसे विशेष्य पद पूछा जाना चाहिए, है ना, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। प्रश्न होना चाहिए अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। तो एकः यह विशेषण है और विशेष्य पद कौन सा होगा, चंद्र, क्योंकि चंद्रमा एक ही होता है। खासियत बताई जा रही है चंद्रमा की, और खासियत बताने वाला शब्द है एक। ठीक है, एक हुआ विशेषण पद और चंद्र हुआ विशेष्य पद। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा चंद्र विशेष्य पद प्रयुक्त हुआ है। चलिए जी, अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अधोलिखित शब्दानाम पर्यायद्वयम् प्रदत्त शब्देभ्यः चित्वा लिखत। नीचे आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 2 तो सही है और 1 गलत है। अब हमें 2 सही पर्यायवाची शब्दों को छांटकर अपना उत्तर लिखना है। सबसे पहला शब्द है भागीरथी, और इसके पर्यायवाची शब्द क्या दिए हुए हैं, गंगा, कालिंदी, जानवी। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी किस नदी का पर्यायवाची है, यह आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। तो भागीरथी के सही पर्यायवाची शब्द हैं गंगा और जानवी। अब अगला शब्द है नरपतिः।
तो इसके सही पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? भूपति ही और नृपः, नरपति ही के सही पर्यायवाची शब्द हैं, जिसका अर्थ होता है राजा। और सुरपति कौन होते हैं? देवताओं के राजा, जो कि इंद्र है। तो सुरपति इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द लोचनम, लोचन के सही पर्यायवाची शब्द होंगे नयनम और अक्षी। ठीक है, मोचनम गलत शब्द है। अब अगला शब्द देखते हैं चंद्रह। चंद्रह का पर्यायवाची शब्द होगा हिमकरः और निशापति ही। दिवाकर तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है हिमकरः और निशापति ही। अंतिम शब्द सुमनम, सुमन मतलब फूल। तो सुमन के पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं प्रसूनम और पुष्पम। ये दोनों सुमन के सही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 5 भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। अधोलिखित पदानाम समक्षम तद विपरीतार्थकम पदम लिखित, अर्थात आपको 2 कोष्टक दिए गए हैं। यहाँ दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ इस कोष्टक में है, लेकिन पहले हमें उनका मिलान करना है, फिर हर पद के सामने उसका सही विपरीत अर्थ वाला पद लिखना है। ओके, उदाहरण दिया गया है यौवनम यानी कि युवावस्था, और इसका विपरीत अर्थ है वार्धक्यम यानी कि वृद्धावस्था। पहला शब्द दिया है इन्होंने समुन्नतिम यानी कि उन्नति। समुन्नतिम का विपरीत अर्थ क्या होगा? अवनतिम यानी कि अधोगति। तो चलो लिखते हैं। अब अगला पद है अनधिगत शास्त्राः यानी कि पढ़ाई में जिसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो इसका विपरीत अर्थ होगा अधिगत यानी जिसे पढ़ाई में रुचि है, जो पढ़ता है। अधिगत शास्त्राः। अब अगला पद उन्मार्गगामिनः, गलत रास्ते पर जाने वाला। तो इसका विपरीत पद होगा सुमार्गगामिनः, सही रास्ते पर चलने वाला। अगला पद तमः यानी अंधियारा, और इसका विपरीत होगा ज्योतिः। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला पद विद्वान, जिसे सब कुछ ज्ञात हो। तो इसका विपरीत अर्थ होगा मूर्खः, जिसे कुछ भी नहीं पता। शत्रुः दुश्मन, इसका विपरीत पद मित्रम यानी कि दोस्त। इसी के साथ हमारा प्रश्न 6 भी पूर्ण होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित पंक्त्योः आशयेषु शुद्धम आशयम इति चिन्हि कुरुत, यानी कि आपको एक वाक्य दिया गया है और उसके अर्थ समझाते हुए 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सही अर्थ बताने वाले वाक्य पर आपको सही का निशान यानी कि सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला वाक्य स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, उसी का जन्म लेना सफल माना जाता है या जन्म लेना माना जाता है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति हो। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यस्य जन्म मात्रेण वंशः समुन्नतिम याति, यस्य जन्मनः पश्चात वंशः समुन्नतिम याति, यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वविधाम उन्नतिम करोति। आपको इसमें सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? पहले ऑप्शन का अर्थ है कि जिसके जन्म लेने से ही वंश उन्नति कर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? सोचो। अगले वाक्य का अर्थ है यस्य जन्मनः पश्चात वंशः समुन्नतिम याति, जिसके जन्म लेने के पश्चात वंश उन्नति को प्राप्त होता है। ये भी एक इत्तेफाक की ही बात होगी, चांस की या लक की बात होगी। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति अपने गुणों से और कर्मों से अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसी का जन्म लेना सफल माना जाता है। यह इस वाक्य का शुद्ध आशय है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ये। क्लियर हुआ आप सबको? अब हम बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अस्ति कश्चित नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। राजा विद्वानों की सभा में पूछता है कि क्या कोई ऐसा है इस सभा में जो अपने नीति शास्त्रों के उपदेश से मेरे बच्चों का, मेरे राजपुत्रों का पुनर्जन्म करा सके। तो यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन होगा ये वाला। अत्र कः एवं भूतः विद्वान यह नीति शिक्षया मूर्खान पुत्रान व्यवहारे निपुणान कर्तुम शक्नोति, यानी राजा के जो कहने का अर्थ था उसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन इस सेंटेंस में है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 7 भी पूर्ण होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें आपको रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। और कैसे पूर्ण करना है? जो आप पाठ पढ़कर आए हैं उसके आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश अपि सुमनः संगात सताम शिरः आरोहति, पुष्पों के संग से कौन सज्जनों के सिर पर आरोहित हो जाता है? बताओ। कीटः महद्भिः सुप्रतिष्ठितः डैश अपि देवत्वम याति, विद्वान जनों के द्वारा सुप्रतिष्ठित किया हुआ डैश भी देवत्व को प्राप्त होता है। कौन होता है देवत्व को प्राप्त? अश्मा यानी पत्थर। तो ये हमारा प्रश्न 8 भी पूर्ण हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। कथा क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लिखत। यहाँ आपको 7 वाक्य दिए गए हैं। कहानी आप पढ़ ही चुके हैं। कहानी के आधार पर इन सभी वाक्यों को एक क्रम में हमें जचाना है। तो सबसे पहले होगा अगिरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत। यहीं से तो कहानी की शुरुआत हुई थी ना। कहानी के क्रम का पहला वाक्य। अगला वाक्य होगा पाटलिपुत्रे सुदर्शनः नाम सर्वगुणोपतः राजा आसीत। पाटलिपुत्र में सुदर्शन नाम का सभी गुणों से युक्त राजा रहता था। कहानी का क्रम बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब अगला वाक्य होगा राज्ञः पुत्रः अनधिगत शास्त्रः नित्यम उन्मार्गगामिनः आचारहीनः च आसन। कि राजा के पुत्र पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे, गलत मार्ग पर चलने वाले थे और आचारहीन थे। तो यह कहानी के क्रम के अनुसार तीसरा वाक्य होगा। अपने राजपुत्रों के व्यवहार से परेशान होकर राजा क्या करता है? राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडितों की सभा करवाई।
यह हमारा चौथा वाक्य। फिर सभा में राजा ने क्या बोला? भो भो पंडितः किम कश्चित विद्वान अस्ति यह मम पुत्रान शिक्षयितुम समर्थः, कि हे पंडितों, क्या आप में से कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को पढ़ा सके? तो यह हुआ हमारा वाक्य 5। अब अगला वाक्य होगा कि हाँ, विष्णु शर्मा नाम का महापंडित था जो सभी नीति शास्त्रों में तत्वज्ञ था। तो हमारा छठा वाक्य होगा यह विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति ही एव आसीत। और अंतिम वाक्य कि राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में समर्पित कर दिया। यह कहानी के क्रम के अनुसार अंतिम वाक्य। तो इसी के साथ हमारे चतुर्थ अध्याय का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। कमेंट में डन जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपने भी मेरे साथ अभ्यास कार्य पूरा किया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा है अपना अभ्यास कार्य पूर्ण करने में, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी होमवर्क करना आसान लगे। और हाँ, गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इसी तरह संस्कृत पढ़ना और समझना आसान लगे। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। राम राम।